हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा अपन अब पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आज के बाद से तुम्हें जो माइक्रोस्कोप में प्रॉब्लम होती है ना, रे ऑप्टिक्स बच्चों को समझ में आ जाता है, मुझे पता है। लेकिन जब माइक्रोस्कोप में आता है ना तो हम लोग जो करते हैं ना, बच्चों को तुरंत से समझा देते हैं माइक्रोस्कोप का ये फॉर्मूला है, ऐसे ऐसे होता है, सॉल्व कर लो। लेकिन बच्चे से ना होता नहीं सॉल्व यार। तो मैंने इस बार सोचा है कि ये जो माइक्रोस्कोप का प्रॉब्लम है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, सिंपल माइक्रोस्कोप का, इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकता है, क्या थ्योरी है इससे रिलेटेड, क्यों बच्चों को दिक्कतें आती हैं, वो सारा टॉपिक पे आज बात करेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे। एंड इसके सारे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को तुम्हारे दिमाग में डालूंगा मैं। माइक्रोस्कोप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा, इसका जो थियोरेटिकल एनालिसिस है स्टेप बाय स्टेप, उसी के को मॉडिफाई कर करके बनता है क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस में डिफिकल्टी ही बच्चों को इसलिए आती है क्योंकि माइक्रोस्कोप का एक्चुअल जो मीनिंग है, जो विजुअलाइजेशन है, जो थ्योरी है, उसके बारे में कहीं ना कहीं हमें क्लैरिटी में थोड़ी सी दिक्कत होती है, राइट। तो इस चीज को खत्म करना है आज, और माइक्रोस्कोप को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझना है। और देखना आज के लेक्चर के बाद तुम्हें माइक्रोस्कोप, सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे प्रॉब्लम कैसा भी बनाने वाला आ जाए, वो कुछ नहीं करेगा। तुम्हें सारा आइडिया दिमाग में मैं डाल दूंगा कि क्या क्या मॉडिफिकेशन तक कर सकता है कोई क्वेश्चंस में। तो पहले इसके थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। देखो, कोई भी माइक्रोस्कोप की जब आप बात करते हो तो माइक्रोस्कोप है क्या, क्यों यूज करते हैं, जल्दी से बताओ, फटाफट सारे लोग बताओ, सुन भी रहे हो मुझे सब लोग, जल्दी से बताओ माइक्रोस्कोप क्यों होता है। वो छोटे चीजों को बड़ा बना के देखने के लिए होता है। हाँ सर, तो हमारा प्राइमरी पर्पस क्या है, माइक्रोस्कोप को यूज जो किसी ने किया, क्यों किया, छोटे चीजों को बड़ा देखने के लिए किया, ताकि उसे प्रॉपर हमारा आंख देख पाए, समझ में आ पाए। इमेज को बड़ा बनाने के लिए हमने किया, इनडायरेक्टली ऐसा मैं बोल सकता हूं। यस, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। हमारा ये आंख, तुम्हारा ये आंख किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना चाहता है, मान लो इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना चाहता है आंखों के ऊपर, तो बहुत दूर रख दो। तो आंखों के ऊपर क्या होता है, रेटिना के ऊपर कितना इमेज बनता है वो इस बात पे डिपेंड करता है, इमेज कितना साइज का बनता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का तुम्हारे आंखों के ऊपर कितना एंगल सबटेंड किया। सुनना आप ध्यान से, तो जरा देखते हैं सर क्या बोल रहे हो आप। मैं ये बोल रहा हूं कि सपोज करो अगर ये वाला है हमारे पास, ये आई है, सपोज करो ये आई है, ठीक, और यहां पे क्या है, ये आंख बना दिया मैंने। ओके सर, बहुत ही बढ़िया बात है। अब इस आंखों के ऊपर जरा सा देखना, समझने की कोशिश करते हैं अपन। मान लो यहाँ पे देखते हैं, ऐसा ऐसा मैंने एक लाइन बना दिया, ठीक है, ऐसा ऐसा एक लाइन बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कोई भी एक ऑब्जेक्ट रख लिया। बेटा ध्यान देना बच्चों, बहुत ही बढ़िया चीज समझा रहा हूं, ध्यान देना। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया सर, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैंने इतना बड़ा ऑब्जेक्ट रखा है, थोड़ा ध्यान रखना। चलो, अब ये ऑब्जेक्ट आंखों पे कितना बड़ा एंगल बनाएगा, उससे रेटिना के ऊपर इमेज बन जाएगा। हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसका मैं इमेज बनाना चाहूं तो लाइट रे ऐसे आई और यहां पे ये इमेज बना दिया, कोई दिक्कत नो सर। तो ये एंगल अगर है, मान लो लेट इट बी, कोई एंगल है, लेट इट बी थीटा है मान लो, तो ये एंगल भी हो जाएगा थीटा और इतना बड़ा इमेज बन जाएगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पे बन जाएगा रेटिना के ऊपर, ठीक है। क्या ये इमेज आंखों के ऊपर जो बन रहा है उतना ही बड़ा तुम्हें दिखेगा? हाँ सर। तो अगर इमेज आंखों के ऊपर तुम्हें इतना बड़ा साइज का दिखा और तुम इस साइज को बढ़ाना चाहते हो तो तुम क्या करोगे? हम क्या करेंगे सर, पहले इतनी दूरी पे रखा हुआ था इसे, देखो आंखों के ऊपर, देखो। अब मैं क्या करता हूं, मुझे ये वाला एंगल को बढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको उठा के इधर लाना शुरू कर दूंगा। तो देखो ये एंगल बढ़ने लगेगा ना, ये ऐसे आने लगेगा। हाँ, तो यहां पे देखो, यहां पे ये लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल इतना है, इतना है, ठीक, इतना है। अब इसको मैं अगर नजदीक लाने शुरू कर दूं, नजदीक, तो ये एंगल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हाँ, तो ये जो आंखों के ऊपर एंगल बन रहा है, क्या ये इंक्रीज होता जाएगा? यस। तो क्या हमारा जो इमेज है उसका साइज बढ़ता जाएगा? यस। तो हमारा प्राइमरी पर्पस क्या है कि हम इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज का आंखों के ऊपर ये एंगल है उसे बढ़ाते चले जाएं, बस
इसी प्रिंसिपल के ऊपर माइक्रोस्कोप बेस्ड है। देखना, ध्यान से सुनना, अभी एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, एक एक चीज बेसिक क्लियर करते हुए। जरा देखना, जरा देखना। अब मान लो ये हालात ऐसे थे शुरुआत के, अब दूसरे टाइम का हालात बना रहा हूं। आंख तो वैसा ही है, हाँ सर आंख वैसा ही है, बहुत बढ़िया, ओके। अब क्या किया तुमने, आंखों के ऊपर इमेज बनाने की कोशिश करी। हाँ, अब इमेज बनाने के लिए क्या किया तुमने, आंखों के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है सर, ये हाँ, यहां तक हुआ, ठीक है। चलो देखना बेटा ध्यानपूर्वक। अब मैंने क्या किया, इसी साइज के ऑब्जेक्ट को आगे ले गया, ठीक है, ये वाला आगे ले गया। जब मैं यहां पे लेके आ गया, नजदीक लेके आ गया, मान लो साइज वही है ऑब्जेक्ट का, साइज वही है ऑब्जेक्ट का, मान लो, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा साइज हो गया है, तो इसको हटाओ और थोड़ा सा साइज और बढ़ाओ। देखो ध्यानपूर्वक, यस ये साइज है। अब देखना तो सिचुएशन क्या हुई, क्या ऑब्जेक्ट का जो इमेज यहां पे बना है, क्या ऑब्जेक्ट का जो इमेज यहां पे बन रहा है उसका साइज बढ़ गया या नहीं बढ़ा, बताओ। बढ़ गया या नहीं बढ़ा? हाँ सर ये तो दिख रहा है हमें, एंगल बड़ा हो गया, साइज बड़ा हो गया, है ना। यानी कि अब हमें पता चल गया कि हमारा मकसद है, ये थीटा डैश है, ये थीटा डैश है, तो बताओ कौन सा बढ़ गया, ये थीटा डैश इज ग्रेटर देन थीटा है या स्मॉलर है? नहीं सर, ये एंगल जो है बड़ा है, थीटा डैश इज ग्रेटर देन थीटा है, और उसके चक्कर में इस बार का इमेज और इस बार का इमेज में ये इमेज बड़ा है। मतलब माइक्रोस्कोप अपना प्रॉपर काम कर रहा है छोटे ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज बनाने के लिए, यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को आंखों के नजदीक लाएं। ठीक, तो मकसद हमारा क्या था, इस विजुअल एंगल को, थीटा को, इसको विजुअल एंगल बोल रहा हूं, इसको बढ़ाना, यही मकसद है। हाँ जी सर, तो इस मकसद को पूरा करने के लिए काम करते हैं भाई, यहां पे है ना ऑब्जेक्ट, हाँ इतना ही नजदीक क्यों, और नजदीक ला, और नजदीक ला, और नजदीक ला, और नजदीक ला। भाई साहब ये हमें दिख ही नहीं रहा है, दिख ही नहीं रहा है, दूसरा पॉइंट ही नहीं दिख रहा है, ऐसा होगा ना, एंगल तो बहुत बड़ा हो गया, 90 डिग्री हो गया, एकदम से आंखों के नजदीक रख दोगे तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री हो गया, यही तो समझते हो ना। अरे एक पॉइंट के बीच में अगर सामने इतना बड़ा लाइन खींच दूं तो ये एंगल लगभग 90 होता है, यही तो समझते हो तुम लोग। ऐसे ऐसे दिखना पड़ेगा, हाँ एंगल तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन क्या हुआ, क्या ये ऑब्जेक्ट तुम्हें दिख रहा है क्या? नो सर, ऑब्जेक्ट तो दिख ही नहीं रहा, रख के देखो अपने पेन को आंखों के ऊपर, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर। तो एक और बात है, तुम्हें ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो तुम्हें दिखना भी चाहिए। ऐसे एंगल तो बनाने के लिए एकदम सामने रख दो, 90 डिग्री का एंगल बना देगा, उससे काम हो गया क्या? नहीं। अब सुनना, हमें एंगल को मैक्सिमम तो करना है, एंगल को मैक्सिमम तो करना है, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना है कि उसका इमेज दिखे भी। यस सर, फिजिकली और प्राइमरी पर्पस जो माइक्रोस्कोप का, वो स्मॉल ऑब्जेक्ट को लार्ज कर दे, कितना कि देखने के लायक हो या खत्म ही हो जाए, देखने के लायक भी हो, राइट। तो हम करते क्या हैं, इस विजुअल एंगल को ही बढ़ाते हैं और कुछ नहीं करते, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं इसको बढ़िया तरीके से देख पाए, तो एक जो साफ सुथरा बढ़िया आंख देख सकता है एक अच्छा सा ऑब्जेक्ट को, वो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे देखता है, राइट, जो कि 25 सेंटीमीटर है, जिसको कैपिटल डी बोलते हैं, ठीक। तो अब एक जो साफ सुथरा बढ़िया सुंदर सा आई है, जो कि कभी भी कोई बीमार, जो डिफेक्ट नहीं है किसी भी आई में, वैसा आई क्या देख सकता है, वो डी पे बढ़िया इमेज देख सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं एक डी डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट को, और यहाँ पे लेते हैं आंखों को, हाँ ये रहा हमारा आई, ये रहा हमारा आई, और ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये रहा हमारा आई और ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ये दूरी क्या है, डी। तो आई यहीं पे है नजदीक, एकदम नियर आई है, ये एकदम आंखों के एकदम नजदीक है, क्लोज्ड है। तो ये डिस्टेंस हमने देखा यहाँ पे, तो ये एंगल कुछ बनाता है जिसको कि मैंने नाम दे दिया अल्फा, पहला एंगल। ये ऑब्जेक्ट है और ये आंख है, आंखों के आगे चश्मा नहीं लगा हुआ है, माइक्रोस्कोप नहीं लगा हुआ है, लेंस नहीं लगा हुआ है, अनएडेड आई, इसको क्या बोलते हैं, अनएडेड आई। यानी कि अनएडेड आई एक बढ़िया इमेज लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बना सकता है। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, उससे कम करने के बाद हमारा इमेज का साइज तो बढ़ जाता है, लेकिन वो इमेज में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, इतना ज्यादा मैग्निफिकेशन हो जाता है कि हम उस इमेज को नहीं देख पाते हैं।
राइट तो हमने क्या बोला, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पे रखा एक ऑब्जेक्ट को जिसका की हाइट मान लिया h, और यहां पे उसका जो एंगल अनएडेड आई, इसको क्या बोलते हैं बेटा, एडेड आई। ध्यान से सुनना, एक एकदम आज के बाद से माइक्रोस्कोप का तुम्हें फील दिला दूंगा मैं, एक एक चीज की यूज क्यों हुआ, क्या थ्योरीज इन्वॉल्वमेंट है, और न्यूमेरिकल में और क्या क्या कर सकता है, सब कुछ थोड़ा समझ देना पड़ेगा यार अगर अपना बनाना है तो। ठीक है सर, तो हमें समझ में आया, हमारा मकसद था एंगल को बढ़ाना, लेकिन दूसरा मकसद है ऑब्जेक्ट को ढंग से देखना भी, इमेज को। तो हमने एक काम तो ये करके रख लिया, ठीक है। हाँ, अब हमने सोचा कि अब और क्या किया जाए, और अब क्या किया जाए, तो हमने सोचा यार अगर मकसद तो क्या है, मकसद तो क्या है, इसका जो इमेज है, ये जो इमेज बना रहा है वो मैक्सिमम एंगल कितना बना दे, वही मकसद है ना यार, मैक्सिमम एंगल कितना बना दे। इसके लिए हमारे पास एक टेक्निक और टूल्स आ गया। क्या आया जरा देखना, हमने सोचा क्या सोचा जरा देखना, कि क्यों ना एक लेंस का यूज किया जाए। हमारे पास आंख तो था ही, बहुत सुंदर सा आंख था। हाँ, हमने सोचा, जरा देखना ध्यान से, अब मजा आएगा तुम्हें। क्यों ना एक लेंस का यूज किया जाए और लेंस को इसके सामने रख दिया जाए, लेंस को इसके सामने रख दिया जाए। यहाँ पे एक लेंस रख दिया, एडेड आई, लेंस को इसके सामने रख दिया जाए, आंखों के जस्ट सामने लेंस को रख दिया जाए। इससे होगा क्या, इससे क्या चेंजेस आएंगे, वही हमें समझना है। हाँ जी सर, जरा देखना इससे क्या चेंजेस आया। ओके बेटा, तो मैंने क्या किया, ये जो लेंस रखा उसके चलते चेंजेस क्या आए हैं उसको ऑब्जर्व करने के लिए मैंने लेंस बना लिया। हाँ, और मेरा मकसद है कि विजुअल एंगल से जो एंगल बन रहा है उसे और बड़ा करना। हाँ, तो यहां से मैंने इसको और नजदीक लाया, जिससे इमेज का साइज बहुत बड़ा बन जाए। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कराने के लिए मुझे इस लेंस का जो फोकस है, यानी कि जो फोकल प्लेन है, वहां पे ऑब्जेक्ट को रख देना चाहिए। हाँ सर, ये लाइन आपने सही बोला, क्योंकि मकसद है क्या यार, बड़ा से बड़ा इमेज बना देना, ये है ना मकसद। हाँ, तो मैंने सोचा कि यार हमें पता है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट रहता है फोकस पे, तो इसका इमेज जरा बना के देखो, ये ऐसे आया है ना, और ये लाइट रे कैसे चली गई, ऐसे ये लाइट रे कैसे चली जाएगी जरा देखना, ऐसे सीधा लाइन खींच दिया ना। हाँ, चलो देखना, ध्यान देना। मेरा मकसद क्या है, अब यहाँ पे सर लाइट रे एक तो ऐसे जाएगी, तो ये एकदम से यहां से निकल गया है ना, ठीक है सर, ओके, बहुत बढ़िया, यहां से एकदम से लाइट रे निकल गई। ओके, और दूसरे को मैं पोल से निकाल देता हूं, पोल से, है ना, दूसरे लाइट रे को क्या करता हूं, पोल से निकाल देता हूं। तो जरा देखना, तो ये दोनों लाइट रे फाइनली कहीं पे कट ही नहीं कर रही है। पोल से जब निकलेगा तो पोल से ही चला जाएगा, है ना, पोल से निकलेगा तो पोल से ही चला जाएगा। तो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं, इन दोनों को जब तुम बैक ट्रेस करोगे, इधर, या इन दोनों को जब तुम बैक ट्रेस करोगे इधर, है ना, जरा देखना भाई, ठीक है, और इन दोनों को इधर, तो ये दोनों कभी नहीं कटेंगे सर, ये दोनों कभी नहीं कटेंगे। तो इसका मतलब मैं बोलूं कि ये दोनों इन्फिनिटी पे जा रहा है। हाँ सर, ना इधर। तो फाइनली हम क्या बोलेंगे इसे, सर ये इमेज जो है वो आंखों के ऊपर इन्फिनिटी पे बना रहा है। इमेज कहां पे बन रहा है, इन्फिनिटी पे बन रहा है। मतलब इस केस में, एक जो केस है जब ये ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा, तो इमेज कहां पे फॉर्म हुआ है, एट इन्फिनिटिव। इमेज कहां पे फॉर्म हुआ है, एट इन्फिनिटिव, हम बोलते हैं एट इन्फिनिटिव। ऐसा इसको बैक ट्रेस करो या इधर करो, तो इसका तो जरूरत एक्चुअल में नहीं है, इधर ही बना देंगे। तो इसको मैं हटा भी दूंगा, इसको मैं हटा भी सकता हूं, है ना, इसको आप हटा भी सकते हो। अब सर, अब हमें समझ में आ गया कि आप क्या बोलना चाह रहे थे। तो जब हमने फोकस पे रखा तब इमेज का साइज बहुत बड़ा हुआ, और उस केस में इमेज बना है कहां पे, इन्फिनिटी पे। तो
इस केस के लिए क्या अब का जो एंगल होगा, जरा ध्यान देना, ये वाला एंगल एक नया एंगल है। पहले वाले का एंगल का नाम क्या दिया था? कुछ थीटा। इस वाले का एंगल का कुछ नाम, अच्छा नहीं, पहले वाले का एंगल का नाम क्या दिया था? कुछ अल्फा नाम दिया था। हाँ, तो इसका नाम दे देता हूं बीटा, इसका नाम देता हूं बीटा। अब यही सिचुएशन है, अब ध्यान देना, अब मेरा क्वेश्चन का आंसर करना। सिचुएशन यही है, एक बार तुमने डी दूरी पे रखा और ये पता है कि ये एफ जो है, एफ इज लेसर देन डी है, ये पता है भाई, ये पता है। तभी तो और विजुअल एंगल बनाने के लिए तुम ऑब्जेक्ट को और आगे ले जा रहे हो, विजुअल एंगल को बढ़ाने के लिए ऑब्जेक्ट को और आगे ले गए। अगर इसी चीज को यहां पे ले आओगे, जरा देखना तो समझाता हूं मैं, यहां पे ले आओगे इसी चीज को, तो ये वाला एंगल बढ़ गया ना यार बच्चों। हाँ सर, ये वाला एंगल बढ़ गया, ये वाला एंगल बढ़ गया ना बच्चों। तो यही तो मैंने किया, पहले वही चीज था, लेकिन अब लेंस रखने के बाद क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को और आगे किया। कहां पे किया? फोकल प्लेन में किया। तो पहले का जो एंगल है अल्फा और अब का जो एंगल है बीटा, इसमें कौन बड़ा होगा बताना तो जरा सा, अल्फा या बीटा, जल्दी बताना। भाई सर क्या बात कर रहे हो, ये अल्फा से जब ये आगे बढ़ेगा तो जो ये बनाएगा ये है बीटा। तो खुद सामने दिख रहा है सर, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। जब ये है, ये फोकल लेंथ जो है वो डी से छोटा है तब। तो क्या लिखोगे, जल्दी बता दो, क्या लिखोगे? सर हम लिखेंगे अल्फा, जल्दी बता दो, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। अच्छा, ये चीज सिखाने के लिए था, ठीक। तो बेटा इसी चीज को बोलता है दुनिया, ये सारा माइक्रोस्कोप हो गया खत्म अब। अच्छा, यही चीज सीखना था। हाँ, एक और चीज सिखाता हूं, क्या इससे ज्यादा भी मैं कुछ चीज यूज कर सकता हूं जिससे विजुअल एंगल और बड़ा हो जाए? हाँ, एक और पॉसिबिलिटी है। यदि मैं ऑब्जेक्ट को और आगे ले जाने लगूं तो क्या होगा बेटा? यदि आप ऑब्जेक्ट को और आगे ले जाने लगोगे सर, तो विजुअल एंगल और बड़ा हो जाएगा क्या? यस, बहुत ही बढ़िया। तो जरा देखना, एक और डायग्राम मैं बनाता हूं। तीसरे केस के लिए हमारे पास ये रहा लेंस और मेरे को विजुअल एंगल और बड़ा करना है, देखते हैं कितना बड़ा हो सकता है, क्या औकात है इसका। समझना बात को, देखना, मजा आ जाएगा। और आज के बाद से जीवन में कभी दिक्कत नहीं आएगी भाई माइक्रोस्कोप का जब बात करोगे। लेकिन वही तो प्रॉब्लम होता है, क्या बच्चे सोचते हैं सब चीज तो उससे बता दो, अरे एक एक बैकग्राउंड में समझो तो आखिर हुआ क्या था, क्यों न्यूमेरिकल वाला कुछ भी बना रहा है सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में। क्यों तुम्हें न्यूमेरिकल को पढ़ के समझने में दिक्कत आती है? क्योंकि तुमने फील ही नहीं किया आज तक माइक्रोस्कोप को, तुमने सोचा ही नहीं कि आखिर मकसद था विजुअल एंगल को बढ़ाना। तो लोगों ने विजुअल एंगल को डी पे रख के बना लिया, आंखों के सामने कुछ नहीं रखा। अब लोगों ने लेंस रख दिया, लेंस रख के लोगों ने फोकस पे रखा तो इमेज इन्फिनिटी पे पहुंच गया, मस्त तरीके से इमेज दिख रहा है और बहुत ही लार्जर इमेज दिख रहा है। अब लोगों ने सोचा क्या विजुअल एंगल को और भी बढ़ाया जा सकता है? तो लोगों का आंसर है यस। और वो क्यों? इसको ये एफ को और कम कर दो। अच्छा, यानी कि आप ये बोलने की कोशिश करना चाह रहे हो सर, जरा ध्यान देना बेटा, जरा ध्यान देना बेटा, जरा ध्यान देना बेटा। आप सर यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे लाना चाहते हो? बिल्कुल। मैं ये मान लो अगर फोकस है तो मैं फोकस के और अंदर ले जाना चाहता हूं इस ऑब्जेक्ट को। तो क्या अब के केस में विजुअल एंगल ये हो जाएगा? हाँ सर, अब के केस में विजुअल एंगल और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब का जो होगा एंगल वो और ज्यादा बड़ा होगा। हाँ, क्या मकसद यही है? हाँ, अब अगर विजुअल एंगल और ज्यादा बढ़ाया मैं तो फोकस के अंदर लेके चला गया मैं, यानी कि ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा, ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा। तो इस केस में क्या हुआ सर? जरा देखिए, यहां से एक लाइट रे आई, बहुत मजा आया, हाँ जी, और इस लाइट रे को यहां से निकाल दिया तुमने। ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया, तो कहां से पास करेगा? फोकस से। कहां से पास करेगा? फोकस से। ये रहा फोकस। ओके सर, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया, फोकस से पास कर गया। और हमने इस लेंस को इस तरीके से एडजस्ट किया कि हमें पता है इस केस में जब पोल और फोकस के बीच में रहता है, जब पोल और फोकस के बीच में रहता है ऑब्जेक्ट, तो इमेज वर्चुअल बनता है ना? तो हमारे हाथ में था ये सिचुएशन, तो हमने इसको इस तरीके से चेंज किया कि इसका जो इमेज बने
इसका जो इमेज बने वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन जाए। तो हमें अब इमेज भी बहुत बढ़िया दिख रहा है, बोलो हाँ या ना? यस। अगर मैं ऐसा बोलूं कि इसका जो इमेज बने, कैसा इमेज सर? वर्चुअल इमेज। कैसा इमेज सर? वर्चुअल इमेज। इसका जो वर्चुअल इमेज बने, जरा ध्यान देना, ये बढ़ा दिया जान के, इधर बाद में कर दूंगा काम। इसका जो इमेज बने वर्चुअल, वो ऐसा कुछ बने जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने। कहां पे बने? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने। तो यहां से मान लिया यहां पे कट कराना है मुझे, मान लेता हूं, तो मैं ऐसे लेता हुआ आया ऐसा, हाँ सर। और ये एडजस्टमेंट मैं कर रहा हूं, अपना दिमाग लगा के एडजस्टमेंट कर रहा हूं, जरा देखना। तो एक लाइट रे पोल से पास करा दूंगा, हाँ पोल से पास करा दो सर आप, तो ये हो जाएगा। हाँ तो एक, ओहो थोड़ा सा खिसकना था, थोड़ा सा खिसकना था। हाँ बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। तो अब देखना तो बेटा मजा आएगा तुम्हें। एक लाइट रे को यहां से इसे निकाल दिया, हाँ पहुंच गया यहाँ पे, बहुत बढ़िया। एक लाइट रे से निकल गया, बहुत गया। क्या ये कभी कटेगा? नहीं सर, ये कभी नहीं कट रहा है। आंखों के ऊपर इमेज ही नहीं बनेगा। तो ये कहाँ पे इमेज बना? यहाँ पे। कैसा इमेज बना बेटा? वर्चुअल इमेज बना सर। अरे कैसा इमेज बना बेटा? वर्चुअल इमेज बन चुका है इन दोनों ऑब्जेक्ट का सर। ये रहा वर्चुअल इमेज, खूब। और मैंने इसको इस तरीके से सेट किया, मैंने इसको इस तरीके से सेट किया कि ये वाला जो डिस्टेंस है ना बेटा, ये डिस्टेंस हो जाए डी। क्या हो जाए? डी। तो जरा समझना इस सिचुएशन को, ये वाला डिस्टेंस हो जाए डी और ये हो जाए ऑब्जेक्ट, ये हो जाए ऑब्जेक्ट। तो ऐसे सिचुएशन में ये ऑब्जेक्ट था ए बी, इसका इमेज बन गया यहां पे ए डैश बी डैश। और अब हमने यहां पे देखा है कि ऐसे सिचुएशन में जब मैंने फोकस के अंदर किया ऑब्जेक्ट को, तो एक नए डिस्टेंस पे यहां पे ऑब्जेक्ट आ गया है, एक नए डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट यहां पे आ गया है। और ये डिस्टेंस है u, है ना? u एक नया वाला u है, हाँ हमें नहीं पता क्या है, u नया वाला है, मान लेता हूं u है। ठीक है बिल्कुल बेटा, यस सर। तो अगर ये u जो है वो लेसर देन f है, तब वैसे केस में जो एंगल बनेगा वो सबसे ज्यादा बड़ा एंगल बनेगा। एंड हमने लेंस को इस तरीके से एडजस्ट किया है कि फाइनल इमेज जो है वो कहां पे बन जाए? V पे बन जाए। तो ऐसे सिचुएशन में आंखों में दिक्कत होती है, देखने में थोड़ा स्ट्रेन्ड हो जाता है आंखों में, क्योंकि इन्फिनिटिव पे है तो रिलैक्स्ड आई पे देखता है। इन्फिनिटिव पे जब इमेज है तो रिलैक्स्ड आई से देखता है। ऐसे सिचुएशन में जब कहां पे है इमेज? इन्फिनिटिव से, तो इसको बोलते हैं अनस्ट्रेन्ड आई। इसको क्या बोलते हैं? अनस्ट्रेन्ड आई। जब अनस्ट्रेन्ड आई की बात करोगे, इसका मतलब कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है और इमेज कहां पे फॉर्म होता है? इन्फिनिटिव पे। समझते जा रहे हो? हाँ। इसका एक और नाम क्या बोल सकते हो? इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटिव। और इसको क्या बोलते हो? अनस्ट्रेन्ड आई। और इसका एक और नाम है नॉर्मल एडजस्टमेंट। इसका एक और नाम क्या है? नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो कोई दुनिया वाला बोले नॉर्मल एडजस्टमेंट, या फिर बोले फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटिव, या फिर बोले अनस्ट्रेन्ड आई। इन तीनों का एक ही मतलब होता है, इन तीनों का एक ही मतलब होता है। अनस्ट्रेन्ड आई या फिर फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटिव या फिर नेचुरल नॉर्मल एडजस्टमेंट, इन दोनों का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे आंखों के सामने एक लेंस लगा हुआ है और उसके चलते जो इमेज बना है वो इन्फिनिटिव पे बना है और ऑब्जेक्ट कहां पे है? फोकल प्लेन में। ठीक। पहला सिचुएशन में क्या है कि ऑब्जेक्ट है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में और तुम्हारे आंखों पे कोई लेंस नहीं बना, इसको बोलते हैं अनएडेड आई। यस। दूसरा क्या है? इमेज बना है इन्फिनिटिव पे और ऑब्जेक्ट है फोकल प्लेन में, इसको बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। यस। और तीसरा पॉइंट क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो पोल और फोकस के बीच में होता है,
फाइनल इमेज फॉर्म्ड होता है डी पे, और ऐसे सिचुएशन में सबसे ज्यादा एंगल सबटेंड होता है। बोलो हाँ या ना? तो इस केस में इमेज बहुत ही बड़ा दिख जाता है। बोलो हाँ या ना? यस सर। इसका मतलब हमारे पास जो सिचुएशन है उसमें ये जो चीज लेंस का यूज हो रहा है वो इमेज के साइज को बढ़ाने के लिए यूज हो रहा है, इसीलिए इसको एज अ माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। समझ में आया? इसको एज अ माइक्रोस्कोप यूज करते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है बेटा वो बहुत ही ज्यादा बन रहा है। तो बस ये अगर तीन चीज तुम ढंग से समझ गए ना तो कैसे भी क्वेश्चन वाला तुम्हें नहीं घुमा सकता बेटा, राइट? तो अब मैं तुम्हें बताता हूं कि एक्चुअल में क्या होता है। ये दो अलग अलग सिचुएशन है। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, आंखों में स्ट्रेंड आ जाता है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेंड आई। क्या बोलते हैं? स्ट्रेंड आई। और स्ट्रेंड आई कब हुआ? व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या बोला? व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि फाइनल इमेज कहां पे बना? फाइनल इमेज कहां पे बना है? डी पे बना है। बस ये दो तीन चीज का ख्याल रखेंगे और पूरा का पूरा माइक्रोस्कोप खत्म है। तो अब अभी तक जो मैंने बताया उसमें से जो इंपॉर्टेंट है उसको एक बार रिकैप करवाता हूं और ध्यान से मेरा बात सुनना। शुरुआत से मैंने जो बताया है उस चीज के ऊपर बात करता हूं। मैंने बताया माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखाने में, ठीक है? और इसके लिए हमारा मकसद होता है यहाँ पे रेटिना पे ये विजुअल एंगल को आंखों पे बढ़ाना, जिससे कि इमेज का साइज बढ़ना। तो सबसे पहले, और इमेज का साइज बढ़ाना ही मकसद नहीं है, ढंग से देखना भी मकसद है। यस, तो इस चीज को मैंने यहाँ पे पहले तो अनएडेड आई में देखा कि यहाँ पे ये जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है उस पे हाई अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा तो एंगल कितना बना, ठीक, चलो सेट हो गया। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने वो सोचा कि यार ये एंगल को तो और बढ़ा सकता हूं मैं, ये छोटा कर दिया इसीलिए अब तुम्हें एंगल बीटा नहीं दिख रहा होगा बड़ा, लेकिन उसी साइज को लेके इसके सामने आओ वैसा ही लेंस, तब तुम्हें ये वाला एंगल दिखेगा बड़ा होता हुआ दिखेगा, है ना? तो हमने देखा यस सर, ऐसे सिचुएशन में तो इमेज इन्फिनिटी पे बन गया है, बहुत बड़ा इमेज बन रहा होगा। और ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, या फिर अनएडेड आई, या फिर फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। हाँ, और एक और सिचुएशन उठा के लाया जिसमें कि मैंने सोचा क्या और भी ज्यादा बड़ा विजुअल एंगल बन सकता है। तो यस सर, ऐसे सिचुएशन में मैंने ए पोल और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखा तो मैंने यहां पे देखा कि ये जो एंगल बन रहा है ये और भी ज्यादा एंगल बड़ा बना दिया है। और ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं स्ट्रेंड आई या फिर फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी। ठीक, अब इन तीनों सिचुएशन से कहानी खत्म। तो कोई भी न्यूमेरिकल ये लैंग्वेज से डिफाइंड होता है। माइक्रोस्कोप के केस में अब हम क्या पढ़ेंगे सर? अब हम मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन करेंगे। ठीक, तो कोई भी क्वेश्चन में तुमसे मैक्सिमम टाइम यही चीज पूछा जाता है, मैग्नीफाइंग पावर। और मैग्नीफाइंग पावर का जो एक रिजल्ट अभी आने वाला है उसका मैथमेटिक्स को इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर, उधर से उधर करके न्यूमेरिकल बनाया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है। एक सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? एक सिंपल माइक्रोस्कोप यह है कि तुम्हारे आंखों के ऊपर एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया जाता है और जिससे किसी छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा देखा जाता है। अच्छा, तो अभी तक आप सिंपल माइक्रोस्कोप टाइप का ही चीज पढ़ा रहे थे? यस बेटा, सिंपल माइक्रोस्कोप टाइप का ही चीज पढ़ा रहा था जिसमें कि किसी भी ऑब्जेक्ट आंखों के सामने क्या लगा दिया जाता है? एक लेंस लगा दिया जाता है। आंखों के सामने एक लेंस लगा दिया जाता है और फिर इसको अलग अलग सिचुएशन में हमें इसका मैग्नीफाइंग पावर निकालना होता है। कौन कौन से सिचुएशन में? इन्हीं दोनों सिचुएशन में। एक नॉर्मल एडजस्टमेंट में जब आंखों में एडेड है, लेंस लगा दिया गया है, और एक इस सिचुएशन में जबकि स्ट्रेंड है आंखों में लेकिन मैग्निफिकेशन और ज्यादा है। यस सर, तो मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया। ये रहा तुम्हारा आंख, बहुत सुंदर। ये रहा तुम्हारा आंख, बहुत ही बढ़िया बात है सर। और ये मैंने बना दिया एक, मान लो, एक्सिस, और यहां पे एकदम नजदीक आंख को रख दिया गया। ध्यान से सीखना यार बच्चों, आंख को एकदम से नजदीक रख दिया गया। इसमें अगर तुम देखोगे, इस सिचुएशन में अगर देखोगे तो दो केस है।
पहले ही पता चल गया तुम्हें। तो पहला केस की अगर बात करोगे तो ये कॉन्वेक्स लेंस रखा जिसका कुछ फोकल लेंथ है, मान लो फोकल लेंथ है एफ, मान लो फोकल लेंथ है एफ, और यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया है, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया है। यस सर, बहुत ही बढ़िया बात है। ये ऑब्जेक्ट है ए बी और इसका मुझे मैग्नीफाइंग पावर निकालना है, तो दो डिफरेंट सिचुएशन में निकालना है। यस, तो अब मैग्नीफाइंग पावर को पहले मैं डिफाइन करता हूं, तो इसके लिए मैंने लिखा है यहां पे, राइट। अब सुनना, मैग्नीफाइंग पावर या फिर इसको बोलते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। मैग्नीफाइंग पावर या फिर एंगुलर मैग्निफिकेशन, ये होता क्या है, ये बीटा बाय अल्फा होता है। ये क्या होता है, बीटा बाय अल्फा। अब बीटा क्या था सर, बीटा दोनों केस में था। बीटा यहां पे भी आपने नाम बीटा ही दिया है, इसका भी नाम मैंने बीटा ही दिया है, और इसका भी नाम मैंने बीटा ही दिया है। ये दोनों सिचुएशन में एंगल बीटा ही है सर, राइट। हाँ सर, यानी कि बीटा एंगल है एडेड आई में, जो विजुअल एंगल बना आंखों के ऊपर वो है। क्लियर है ना, बीटा एंगल क्या है, जो एडेड आई में आंखों के ऊपर एंगल बना वही है। यस सर, बहुत ही बढ़िया। अब जरा सा एक और चीज देखना, इस सिचुएशन में भी नाम बीटा ही है, हाँ, और इस सिचुएशन में भी नाम बीटा ही है, हाँ, और एक और एंगल मैंने बताया अल्फा। कौन सा एंगल, अल्फा। वो क्या है, अनएडेड आई के ऊपर जो ऑब्जेक्ट के द्वारा एंगल बना है। तो इस यही दोनों का रेशियो है। ये जो देखो जरा सा, मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, बीटा एडेड आई मतलब लेंस वाला आंखों के ऊपर जो विजुअल एंगल बना, डिवाइडेड बाय बिना लेंस वाले आंखों के ऊपर जो विजुअल एंगल बना, बस इन्हीं दोनों के रेशियो को बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो अब सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कैसा भी माइक्रोस्कोप है, मैं यही यूज करूंगा। बस मैं बोलूंगा बिना कोई भी लेंस के आंखों के ऊपर जो इमेज बना, एंड विद एडेड आई जो आंखों के ऊपर विजुअल एंगल बना, इन दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं बेटा, इन दोनों के रेशियो को ही बोलते हैं अपन मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो मैग्निफिकेशन ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज ऑन द एडेड आई। क्या बोल दिया, एडेड आई मतलब आंखों के ऊपर जो इमेज ने बनाया एंगल। तो क्या लिखा मैंने, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन एडेड आई, यही तो था बीटा। हाँ सर, यही तो था बीटा। हाँ सर, यहां पे देखो जरा, यहां पे बीटा क्या है, एंगल सबटेंडेड ऑन द आई। क्लियर है, एडेड आई। फिर यहां पे देखो, यहां पे क्या है, यहां पे ये वाला एंगल बीटा है, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन द एडेड आई। क्लियर है, बिल्कुल कोई परेशानी नो सर। अब जरा देखना, डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड ऑन द नेकेड आई व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द नियर पॉइंट। तो यहां पे इस चीज को जब तुम देखोगे तो यहां पे मैंने यही चीज बताया क्या, कि यह है नियर पॉइंट, यह है ऑब्जेक्ट, और यहां पे आंखों के ऊपर जो एंगल बना वो क्या है, अल्फा। हाँ सर, बात हमें समझ में आ गया है कि आपको ये वाला एंगल और बीटा एंगल इन दोनों का रेशियो लेना है। यस सर। तो अब हम चलते हैं बेटा, थोड़ा देखते हैं। तो इसमें अब मैं लगाता हूं टैन अल्फा, इसमें मैं लगाता हूं टैन अल्फा। ये एंगल बहुत ही स्मॉल एंगल्स होते हैं सारे, ये अल्फा बीटा सारे फॉर स्मॉल एंगल्स हैं। तो फॉर स्मॉल एंगल्स पहले ही तुम्हें पता है, फॉर स्मॉल एंगल्स tan अल्फा इज इक्विवेलेंट टू अल्फा, यही होता है। हाँ, तो मैं लगाता हूं tan अल्फा इस ट्रायंगल में, तो tan थीटा क्या होगा, P बाय B। तो मैं क्या लिखूंगा, H बाय D, मैं क्या लिखूंगा, H बाय D। तो यहां से हमें पता चल गया अल्फा का वैल्यू क्या होगा, अल्फा का वैल्यू होगा H बाय D। क्या ये लाइन समझ में आ गया? हाँ जी सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, अब डिपेंड करेगा कि मैग्निफिकेशन किसके लिए निकाल रहे हो। अगर मैं मैग्निफिकेशन इसके लिए निकाल रहा हूं, है ना, तो इसके लिए tan बीटा क्या होगा जरा देखना, tan बीटा क्या होगा जरा देखना, इसके लिए tan बीटा क्या होगा जरा देखना, फटाफट देखना बेटा, फटाफट देखना। इसके लिए tan बीटा का वैल्यू हो जाएगा क्या, ये वही है फिर से, है ना, कौन को, ये क्या है भाई, ये क्या है, इमेज का हाइट है। ये क्या है भाई, इमेज का हाइट है, इमेज का। तो ये एक नया हाइट को बताएगा, रिप्रेजेंट करेगा, या उसी हाइट को रिप्रेजेंट करेगा, जल्दी से बता दो।
एक नया हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। तो मान लेता हूं ये क्या है, h डैश है, h डैश बाय f। क्या लिखोगे, h डैश बाय f। क्या लिखोगे, h डैश बाय f। लेकिन क्या ये h डैश h के बराबर ही है? हाँ सर, ये h डैश f के बराबर ही है। तो मैं क्या लिखूंगा इस बार भाई, दिस h डैश इज इक्वल टू f, द रीजन इज इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटिव। तो यही लाइन का एंगल तुम्हें चेक करना है। इसी लाइन का अगर तुम देखोगे हाइट तो फिर से ये एक्चुअल में इमेज का हाइट भी है, और इसी लाइन के ऊपर देखोगे तो कहीं भी एंगल वही मिलेगा तुम्हें। इसी लाइन के ऊपर अगर कहीं पे भी इन्फिनिटी पे इमेज बनाओगे तो एंगल तो यही मिलेगा। तो इमेज के द्वारा बनने वाला एंगल है ये, लेकिन होगा इसी लाइन के ऊपर। तो हाइट यही मैं ले सकता हूं इजीली, और ये f, तो इसीलिए tan बीटा का वैल्यू लिखूंगा h डैश बाय f। ये समझ में आ रहा है या दिक्कत हो रही है बच्चों? इसमें दिक्कत होती है बहुत ज्यादा बच्चों को। देखो इधर ध्यान से फिर से, क्योंकि इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म हुआ है, इसको जब पैरेलल निकालोगे तो ये हाइट जो होगा और जो इमेज का हाइट होगा उसका कहीं का भी एंगल दोगे तो यही हो जाएगा। तो मैंने डेफिनेशन में यहां पे लिखा है, जरा देखना, मैग्नीफाइंग पावर में लिखा है एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज ऑन एडेड आई। ये एक्चुअल में इमेज का एंगल है, जो कि इसमें क्या है जरा देखना, ये वाला एंगल है। देखो जैसे यहां पे दिखा रहा हूं मैं, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है, ये बनाया या ये बनाया, तो मैं ये एंगल ले लूंगा क्योंकि ये इंफॉर्मेशन होता है। वैसे ही यहां पे भी है, ये एंगल और इमेज का एंगल दोनों बराबर होगा, तो बीटा वही मैं लिखना था। और यहां पे क्योंकि ये दोनों हाइट सेम है तो ये h डैश भी किसके बराबर होगा, h के बराबर होगा। और tan बीटा फॉर स्मॉल एंगल ये किसके बराबर होगा, बीटा के। और वो क्या हो गया, h डैश किसके बराबर, h के, तो ये हो गया h बाय f। अच्छा ऐसा क्या, हाँ। तो अगर मैं मैग्नीफाइंग पावर लिखना चाहूं किसके लिए, when image is formed at infinitive, यानी कि नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, तो क्या होगा बेटा, तो क्या होगा। अब मैं यहां पे केसेस बनाता हूं, क्या लिखता हूं, ये रहा मैग्नीफाइंग पावर, और फिर मैं लिखता हूं फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। ध्यान से देखना, मैं लिखता हूं फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्या है सर, हमें पता है नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में जो फोटो बनेगा ना सर, वो ये होगा, ये हो जाएगा आपका फोकल प्लेन में लेंस। ये लेंस कहां पे हो जाएगा, फोकल प्लेन में, बोलो हाँ या ना, हाँ। और ये आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो फोकस पे हो जाएगा सर, हाँ ये फोकस पे हो जाएगा। और इसका इमेज जो होगा वो इन्फिनिटिव पे जाएगा, इसका जो इमेज होगा वो कहां पे बनेगा, इन्फिनिटिव पे बनेगा, ये हमें पता है, हाँ। तो ये हो जाएगा, यही इसी की बात कर रहे हो, हाँ जी सर। तो ऐसे केस में जो मैग्निफिकेशन होगा, द मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय बीटा बाय अल्फा। हाँ, बीटा का वैल्यू अभी तुरंत निकाला है मैंने, क्या निकाला है बेटा, बीटा का वैल्यू आपने निकाला h बाय एफ। बोलो मजा आया, हाँ। और अल्फा का भी वैल्यू निकाला है मैंने, हाँ क्या निकाला, h बाई डी। देख लो ना, बीटा का वैल्यू क्या निकाला अभी तुरंत, h बाय एफ। ऐसे केस में h बाय एफ, और जब एडेड आई है, लेंस है आंखों के सामने क्या है, लेंस, और अनएडेड आई में क्या है, ये क्या निकाला अल्फा का वैल्यू, h बाई डी। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में, नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटिव, इमेज कहां पे फॉर्म होगा, इन्फिनिटिव पे। ऐसे केस में जो मैग्निफिकेशन है वो है बीटा h बाय एफ डिवाइडेड बाय अल्फा। अल्फा क्या होगा, h बाई डी। जब इसे सॉल्व करोगे मैग्निफिकेशन को तो क्या आएगा जरा देखना, h बाय एफ इंटू h बाई डी। तो ये h और h निपट गया बेटा, खुबाच, और ये हो चुका है d बाय एफ। इन दिस सिचुएशन द मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय d बाय एफ। क्या बात एकदम अच्छे से समझ में आ चुका है तुम लोगों को, या एक जरा सा भी दिक्कत है भाई, एक जरा सा भी दिक्कत है तो बता दो। तो कभी अगर पूछता है कि फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, या फिर इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटिव, या फिर in added eye object is placed at focal plane, in that situation the magnification of simple microscope is given by d by f, where d is the least distance of distinct vision and f is a focal length of the lens used in simple microscope.
क्या पूरा अच्छे से समझ में आया? तो दुनिया इसको केस 1 के नाम से पढ़ा रही होती है, इसको केस 1 बोलते हैं लोग, इसे बुक में भी केस 1 लिख देता है, तो मैंने भी लिख दिया। वैसे मैं तो पूरा का पूरा सिंपल माइक्रोस्कोप को 3 केस में बांटता हूं। एक, बिना आंखों के लीस्ट डिस्टेंस पे जो एंगल बना, एक एडेड आई पे जो एंगल बना। अब एडेड आई पे दो तरीके का एंगल है, एक जब फोकल प्लेन पे है, जब इमेज इन्फिनिटी पे बना, और एक जब मैंने ऑब्जेक्ट को और कम डिस्टेंस दे दिया है ना, यू से भी फोकल प्लेन के अंदर ले गया, तो जब वर्चुअल एंगल बना। तो बस ये 3 चीज अगर तुम सीख गए ना, बस ये 3 चीज अगर तुम सीख गए ना, तो पूरा का पूरा सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप खत्म है भाई लोग। ठीक, तो मैंने अभी तो एक सिचुएशन को डील किया, इस वाले को, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, या फिर अंडरस्टैंड आई, या फिर नॉर्मल एडजस्टमेंट। यस सर, अब मैं एक और चीज डिस्कस कर देता हूं तुम्हें, ये वाला सिचुएशन को, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, या फिर फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, या फिर स्ट्रेन्ड आई। ये सब न्यूमेरिकल का लैंग्वेज होता है और बच्चे को समझ ही नहीं आता कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, राइट? हाँ, तो जरा देखेंगे बेटा इस चीज को। तो इसको मैं केस 2 के नाम से पढ़ाता हूं। किसके? केस 2। इस केस में केस 2 क्या है? अब केस 2 क्या है? व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो लिखता हूं व्हेन final image is formed at least distance of distinct vision, जो कि क्या है? D। अगर इस D डिस्टेंस पे आपका फाइनल इमेज होगा, अगर इस डी डिस्टेंस पे फाइनल इमेज होगा, तो फोटो तो तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। हाँ जी सर, फोटो आप बता चुके हो, और बनाना चाहते हो तो बना दो, क्या दिक्कत है? ये रहा अपना लेंस, हाँ जी बेटा। ये रहा अपना माइक्रोस्कोप का, ये सिंपल माइक्रोस्कोप, हाँ जी बेटा। ये रहा अपना फोकस, बहुत बढ़िया बात है सर। और यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट को ले आया। ऐसे सिचुएशन में जो बनेगा इमेज, वो एक तो ये बनेगा, है ना, और ये पास कहां से होगा सर? ये पास होगा बेटा कहां से, जल्दी बता दो। ये फोकल प्लेन से पास कर जाएगा सर, बहुत बढ़िया बात है। ये कहां से पास कर जाएगा? फोकल प्लेन से पास कर जाएगा सर इसका। ठीक, और दूसरा क्या होगा? फोकल प्लेन से पास कर गया लेंस का, और दूसरा जो होगा वो पोल से पास करेगा। ऐसे पास करवा, इसको क्या करोगे? पोल से पास करवा देता हूं, पीछे कर देता हूं। ठीक है, तो जल्दी से इसको कर दो, ऐसे इसको उठा के ऐसे खींच दो। ठीक है, और मान लो यहीं पे मुझे ऐसे टेकल करवाना है, तो ऐसे कर देता हूं। जल्दी देखो, तो ये कौन सा कलर लोगे? ये वाला ले लो। मान लो यहाँ पे कट कराना है, तो यहाँ से ऐसे ले आया, आखिर ऐसे तो देना चाहिए, थोड़ा सा और उधर ले जाना पड़ेगा, ताकि थोड़ा पोल का फील भी तो आए। ऐसे फोटो थोड़ी कुछ भी बना दोगे तुम आंख बंद करके, नहीं सर, ऐसे कैसे बना देंगे? ये पोल का थोड़ा फील भी दो यार, फील भी दो थोड़ा पोल का। अच्छा सही है सर, पोल का फील आ गया। ठीक है, ओके डन। हाँ, तो इस केस में क्या क्या हुआ सिचुएशन जरा देखो। ये डिस्टेंस हो गया है अब ऑब्जेक्ट का, तो इसको लिख दो UO। ठीक, ये तो तुम्हारा हाइट है। तो इस केस में मैग्निफिकेशन क्या होगा वो मुझे निकालना है अब। हाँ जी बेटा, इस केस में मैग्निफिकेशन जो होगा वो क्या होगा जरा देखना। फाइनल इमेज कहां पे बन रहा है? ये रहा फाइनल इमेज, जो कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बना है सर। हाँ, यहां से लाइन ड्रॉ कर लो। ये रहा इमेज, ये रहा इमेज। जल्दी देखना यार बच्चों, जल्दी देखना बच्चों, जल्दी देखना। तो ये कितना है? ये है D सर, ये है D। अच्छा, तो ऐसे केस में जो ऑब्जेक्ट ने आंखों पे बनाया और जो इमेज ने आंखों पे बनाया वही काम करना है। हाँ जी सर, बिल्कुल वही काम करना है। तो अब ऑब्जेक्ट ने जो आंखों के ऊपर एंगल बनाया है उसे क्या लिखोगे? उसे लिखोगे ये वाला H और ये वाला UE। यही एंगल तो है वो जो इमेज ने आंखों के ऊपर बनाया है। तो ऐसे केस में क्या लिखोगे? इस केस के लिए H/UE लिखोगे या नहीं लिखोगे बेटा? हाँ सर। तो देखो अब यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे बीटा, यहाँ पे लिखोगे बीटा जो कि tan बीटा है। tan बीटा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू H/UE। हाँ,
h/UO मान लो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ठीक ठीक, हाँ सर बिल्कुल बढ़िया। और मैग्निफिकेशन का जब तुम फॉर्मूला लिखोगे इस केस में, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, बीटा बाय अल्फा। हाँ, मैग्निफिकेशन क्या होता है, बीटा बाय अल्फा। यस सर, तो बीटा तो ये रहा, और अल्फा अपने पास पहले से पता है कितना, h/d। तो ये क्या हो जाएगा, h/d। तो यहां पे अल्फा तो हमें पहले से पता है, और बीटा ये रहा, तो दोनों का जब रेशियो लोगे तो बेटा देख लो यहां पे क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा का वैल्यू हो जाएगा h/u लो इंटू h/d। अच्छा, तो ये लो बेटा मजेदार बात, खबाच ये हो गया d/UO। ये क्या हो गया बेटा, d/UO। अब हमें d/UO का वैल्यू निकालना और आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। यस, तो ऐसे सिचुएशन में मैग्निफिकेशन जो है वो है d/UO। अब मुझे पता है ये लेंस है, और इस लेंस का फोकल लेंथ कितना है, इस लेंस का फोकल लेंथ कितना है, f है ना, फोकल लेंथ लेंस का f है, ऑब्जेक्ट को UO पे रखा और इमेज बना D पे। तो इस लेंस के लिए मैं अब लेंस फॉर्मूला लगाता हूं ताकि मैग्निफिकेशन प्रॉपर निकल पाए। तो फॉर दिस लेंस यूजिंग लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला को जब मैं यूज करूंगा तो क्या लिखूंगा, जल्दी से देखना। तो बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, -UO लिखूंगा या नहीं, देख लो, -UO। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, क्या लिखोगे, -UO। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। चलो ये इधर है, इंसिडेंस रे इधर है, फोकल लेंथ क्या लिखोगे, पॉजिटिव। फाइनल इमेज पता है मुझे इधर बना है, तो -D लिखोगे। तो फोकल लेंथ f का वैल्यू क्या लिखोगे, +f, है ना, और v का वैल्यू क्या लिखोगे, -D। इस इंफॉर्मेशन के लिए लेंस फॉर्मूला अपन लगाएंगे सर। बोलो क्या एक एक चीज समझ में आ रहा है भाई? अगर ये सारा कुछ समझ गए ना तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी तुरंत से हो जाएगा और न्यूमेरिकल एकदम बनेगा तुमसे, क्योंकि एक एक चीज तुम्हें समझ में आ गया है अब तक कि यार तीन ही चीज तो है, इसी तीन चीज पे पूरा माइक्रोस्कोप का खेल होता है। यस बेटा, एक डी पे जो बनाया ऑब्जेक्ट ने, और एक एडेड आई पे जब बनाया, जब फोकल प्लेन पे है तो इन्फिनिटिव में, और एक जब फोकल प्लेन के अंदर किया तब सबसे ज्यादा विजुअल एंगल बना, जो कि ये केस बन रहा है। वैसे केस में पोल और फोकस का जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कहां पे बन गया है, डी पे। हमने इस तरीके से लेंस को एडजस्ट किया और उसी को हमने नाम दिया स्ट्रेंड आई, या फिर व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यस सर, तो यहां पे मैंने लेंस फॉर्मूला यूज किया 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। फिर मैंने v का वैल्यू रखा -d, तो हो गया -1/d। ओके, यहां पे u का वैल्यू -UO, तो ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस 1/UO इज इक्वल टू 1/f। हाँ, अब मैं इसको भेज देता हूं उधर, इसको भेज देता हूं उधर, तो क्या हो जाएगा जरा देखना बेटा, मजेदार बात है। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए d/UE का वैल्यू, d/UO का वैल्यू, मुझे चाहिए d/UO का वैल्यू। तो मैं ना d से मल्टीप्लाई कर देता हूं न्यूमिनेटर में सब जगह, मल्टीप्लाइंग बाय d, है ना। मैं क्या करता हूं इस इक्वेशंस में d से सबको मल्टीप्लाई कर देता हूं, d से सबको मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, -d/d प्लस d/UE। ठीक है, चलो बोलो जल्दी से, मैं क्या कर सकता हूं, d से सबको मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या रिजल्ट आएगा, -d/d। ठीक है सर, फिर यहां पे क्या आ जाएगा, +d/UE, UO माय बैड, और यहां पे इज इक्वल टू d/f। हाँ, क्या d और f में कौन बड़ा है भाई, d बड़ा है भाई, ठीक है ना। f फोकल लेंथ छोटा है d से, ये मैंने पहले ही सिचुएशन में बता दिया था। ये खत्म हो गया, खबाच ये हो गया 1। तो यहां पे d/UO का वैल्यू देखो क्या हो जाता है, ये हो जाता है 1 + d/f, ये हो जाता है 1 + d/f। और देखो कितना मजेदार बात हो गया है बेटा। तो ऐसे केस में देखो मैग्निफिकेशन जो था वो था क्या, इस इक्वेशन को लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 मान लो, from equation 1 when I is strained, when the image is formed at least distance of distinct vision, a virtual image in the case of simple microscope
क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन इज डी बाई यू ई, और इस डी बाई यू ई का वैल्यू कितना हो चुका है, डी बाई यू ओ, और ये हो चुका है 1 बाई डी बाई एफ। यानी कि पहले केस में मैग्निफिकेशन कितना था, डी बाई एफ, कितना था, डी बाई एफ, और दूसरे सिचुएशन में कितना हो चुका है, 1 प्लस डी बाई एफ। तो इससे भी ज्यादा मैग्निफिकेशन दिख रहा है, इमेज मैग्निफाइड हो चुका है बेटा। यहाँ पे इमेज क्या हो चुका है, मैग्निफाइड हो चुका है बेटा। यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है तुम्हें अच्छे से? तो मैंने ये सारा कहानी सिंपल माइक्रोस्कोप का तुम्हें समझाया है, और अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कहानी बेटे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कहानी। देखिए अब बेटा, ठीक है, तो यहां रहा हमारा, चलिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप को तुम्हें आई होप कि यार मैं याद कराने में सफल हो रहा हूं कि सिंपल माइक्रोस्कोप सिर्फ 3 चीजों में यूज होता है। एक, जब डी पे ऑब्जेक्ट ने इमेज बनाया अनएडेड आई, जब ऐड किया आंखों के सामने लेंस लगाया, तो 2 और सिचुएशन हैं। एक, जब इमेज इन्फिनिटी पे बना, ऑब्जेक्ट फोकल प्लेन पे है, तब का मैग्निफिकेशन है m इज इक्वल टू डी बाई एफ। हाँ सर। और दूसरा, जब हमने जो इमेज बनाया है उसको कहां पे रखा है, उस इमेज को रखा है फाइनली वर्चुअल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, और उस केस में ऑब्जेक्ट को फोकल प्लेन के और अंदर ले गया, और उस केस में जो मैग्निफिकेशन आया वो 1 प्लस डी बाई एफ आया है सर। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा चीज समझ में आया, और अब हम देख रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बेटा अपने पास 2 लेंसेस होंगे। तो ये रहा अपने सामने 2 लेंस सर, एक लेंस और दूसरा लेंस। ये दोनों लेंस को हम इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसा हमारे पास टेक्निक होता है, राइट। ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया सर आपने, और हमारे पास ये जो मैंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सिस्टम बनाना शुरू किया, ये जो पूरा का पूरा अपने पास सेटअप है, इसमें इस डिस्टेंस को बोलते हैं ट्यूब लेंथ। क्या बोलते हैं, ट्यूब लेंथ। क्या बोलते हैं, ट्यूब लेंथ। तो इन दोनों डिस्टेंसेस को बोलते हैं ट्यूब लेंथ एल नॉट मान लेता हूं, ठीक है। हाँ, ये ट्यूब लेंथ की दूरी को स्क्रू से चेंज किया जा सकता है, ऐसा हमारे पास टेक्निक होता है, राइट। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट के बगल है तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, और इसका फोकल लेंथ छोटा होता है आईपीस के फोकल लेंथ से, और इसका एपर्चर भी छोटा होता है, ठीक है। ये आईपीस इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आईपीस, क्योंकि ये आंखों के सामने है। यहाँ पे आंख है, बना दूंगा आंख जहाँ पे लाइट रह जाएगी, ठीक है ना, बना दूंगा आंख, अभी टेंशन मत लो। तो अब मैंने क्या किया सर, आपने यहाँ पे इस चीज को समझाने के लिए एक ऑब्जेक्ट लिया। ऑब्जेक्ट ऐसा लिया कि ध्यान देना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ ऐसा लिया है कि ये डिस्टेंस पे है। ये डिस्टेंस पे मतलब है क्या, कि इसका जो इमेज है वो इसके फोकल प्लेन के बाहर लाई कर रहा है, ठीक, और फोकल प्लेन पे भी नहीं है, फोकल प्लेन से बाहर है, ताकि इमेज इन्फिनिटी पे भी नहीं आए, और इमेज जो है यहाँ पे इन्फिनिटी पे भी नहीं आए, और इमेज यहाँ पे बन जाए। मतलब इन दोनों के बीच में कहीं इमेज बनाना है। तो ये वाला मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले लिया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के सामने है। मान लिया ये ऑब्जेक्ट जिसका हाइट h है, इसको मैंने बोल दिया UO, ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, राइट। इसका फोकल लेंथ को FO बोला, इसका फोकल लेंथ को FE बोला। इसका फोकल लेंथ को अगर मैंने FO बोला है, जरा ध्यान दीजिए, इसका फोकल लेंथ कुछ यहाँ पे हो जाएगा, मतलब यहाँ पे इमेज नहीं, इससे इधर कहीं बनना चाहिए सर, राइट, यस। तो अब मैं इमेज बनाता हूँ, थोड़ा देखिएगा। जैसे एक लाइट रे लिया, हाँ एक लाइट रे लिया यहाँ पे, और इस इमेज को मुझे इधर कहीं बनाना है। पहले से पता होता है सारा कुछ क्या, हाँ अगर तुम बना रहे हो तो पता है हमें कि इससे आगे बन रहा है इमेज, तो मैं ऐसा कुछ बना दिया। ऐसा पास तो फोकस नहीं कराऊंगा ना, हाँ। और दूसरा देखना टेक्निक यूज कर रहा हूं, मुझे पता है कि मुझे इन दोनों पॉइंट को मिलाना है, तो मैं अब तो अपने हाथ में कहानी है, ये लो, मजा आया।
हाँ जी सर, बिल्कुल मजा आया, समझ में आया, अच्छा लगा, सुंदर लगा। तो एक लाइट रे को पैरेलल भेजा और ये यहाँ पे आ गया, फोकस से पास किया है, और एक लाइट रे पोर्ट से पास किया, दोनों यहाँ पे बन गया। यहाँ पे एक इमेज बना है जो कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज है। ये इमेज कैसा है? रियल है और पलट चुका है, इन्वर्टेड इमेज बन चुका है सर। यस। अब पहले वाले ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। पहले वाले का जो इमेज है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और दो सिचुएशन फिर से राइज हो जाएगा, जैसा अभी तुरंत बताया था। अच्छा, यस। तो इस बार दो अलग अलग तरीके से मैग्निफिकेशन होगा। एक बार मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव लेंस करेगा और एक बार मैग्निफिकेशन आईपीस लेंस करेगा। इसको मैं अलग अलग लिखता हूं यार बच्चों, थोड़ा देखना, डायग्राम बनाएंगे अभी, मजेदार आएगा, समझ में आएगा। एक बार किसने बनाया? ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव और ये मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। तो एक्चुअल में मैग्निफिकेशन जो नेट होता है वो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। बोलो समझ में आया नहीं आया? हाँ जी सर। तो यहां से क्या होता है, अब फिर से दो केस राइज होगा। बोलो तो जल्दी से फटाफट, तुम बता पाओगे क्या? यस सर, बिल्कुल बता पाएंगे। एक केस होगा जिसमें कि, जल्दी बोलो, नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करोगे, जैसा अभी तुरंत आपने किया है। और नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होगा? नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होगा सर? नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो इमेज डिस्टेंस होगा वो इन्फिनिटिव हो जाएगा सर। नॉर्मल एडजस्टमेंट में इमेजेस लाइज एट इन्फिनिटिव। हाँ, वैसे केस में ऑब्जेक्ट को आईपीस के फोकल लेंथ पे रहना होगा। ऑब्जेक्ट को आईपीस के फोकल लेंथ पे रहना होगा, तब ये सिचुएशन होगा। तो एक सिचुएशन तो ऐसा होगा, क्योंकि हमारे हाथ में है ये, कि ये डिस्टेंस जो है ये एफई के बराबर हो जाए। अगर ये एफई के बराबर हो जाए तो इमेज कहां पे बनेगा? इन्फिनिटिव पे। उसको बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। हाँ सर, बात तो आपने सही कर दी है, उसको बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। यस सर। और एक दूसरा केस क्या होगा कि ये डिस्टेंस जो है वो कोई भी एक आर्बिट्रेरी डिस्टेंस होगा, लेट इट बी यूई, लेकिन इसका डिस्टेंस फिर से इस तरीके से सेट करें कि फाइनल इमेज इस यूई के बदले जो बने वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन जाए। जरा आप ध्यान देना, इसके चलते जो फाइनल इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन जाए। ऐसा केस भी क्रिएट कर सकते हैं क्या? हाँ। मैग्निफिकेशन और ज्यादा बढ़ा सकते हैं क्या? बिल्कुल। तो ऐसे केस में ये एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा इसके लिए, और वैसे केस में जब मुझे इससे ज्यादा बड़ा इमेज चाहिए तो फिर मुझे इसके पोल और फोकस के बीच में रखना पड़ेगा। इसका पोल ये रहा, इसका फोकस थोड़ा इधर होगा, इसके थोड़ा यूई को बढ़ाया, वही सारा केस। हाँ, तो इमेज कहां बनेगा? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। सपोज करो मेरे को इधर कहीं पे इमेज बनाना है, चलो इसको छोड़ दो, मुझे इधर कहीं पे कटाना है, मुझे पता चल गया इधर पे कहीं हमें इमेज बनाना है। देखना कैसे तेज बन रहा हूं मैं। तो मैंने क्या किया, यहां मान लो इमेज बनाया, एक लाइट रे ऐसे ले गया। हाँ ठीक है, ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना बच्चों। ओके सर, एक लाइट रे यहां पे लाइट रे आई ना यार, तो ऑब्जेक्ट तो अब ये हो चुका है, अब ये खेल खेलेगा। हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है। अब तो इसके अकॉर्डिंग तुम लाइट रे बनाओगे ना यार, इसके अकॉर्डिंग अब लाइट रे बनाओगे बेटा। तो जब इसके अकॉर्डिंग लाइट रे बनाओगे तो मुझे पता है कि मेरे को ना एक इसका वर्चुअल इमेज यहां पे बनाना है। मान लो मैंने बोल दिया मेरे को इसका वर्चुअल इमेज यहां पे बनाना है, यहां पे बनाना है वर्चुअल इमेज। अच्छा हाँ, ये रहा वर्चुअल इमेज बन गया। एक लाइट रे तो यहां से ले लिया, दूसरा लाइट रे भी इधर से पास होना चाहिए ना। हाँ, तो अब देखना, दिमाग लगाता हूं मैं। एक को मैंने क्या किया, पोल से पास करवा दिया। देखना जल्दी से, देखना कैसे कैसे दिमाग लगाया जाता है। एकदम से यहां से पास करवा दिया, क्या दिक्कत है? थोड़ा सा ऐसे पास कराना पड़ेगा। इसको हिला दूंगा मैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको हिला दूंगा तो ये हिलेगा क्या? ये हिलेगा क्या? ये नहीं हिल पाएगा सर शायद। ये लेंस को मुझे यहाँ पे बनाना पड़ रहा है, जरा देखना तो, ये लेंस को मुझे यहाँ पे बनाना पड़ रहा है ना। हाँ सर, बात तो सही कर दिया आपने, ये लेंस को मुझे यहाँ पे बनाना पड़ रहा है। ठीक है, देखा कैसे कर दिया यार। और ये वाला डिस्टेंस को यूं ही मान लिया इस बार।
हाँ, और इसका फोकल लेंथ एफ ही है। अच्छा सर, ये तो बहुत घपला है, यही तो बता रहा हूँ, मुझे पता है कि क्या होना है, इसीलिए घपला हो रहा है। तो तुम्हें भी पता होना चाहिए क्या होगा, इसलिए तुम रे डायग्राम बहुत बेहतरीन तरीके से बना पाओगे। दूसरा लाइट रे को यहाँ से पैरेलल लेके चला गया, और पैरेलल लेके चला गया तो इसको भी इधर की तरफ फेंक दूंगा, और मुझे पता है कि इमेज यहाँ पे बनाना है, मुझे पता है कि इमेज इसका यहाँ पे बनाना है, तो यहीं से उठाऊंगा मैं और यहाँ पे ले जाऊंगा, ठीक है। और फिर ऐसे लाइट रे को लेके इधर भगा दूंगा, तो मैं बोल दूंगा ये इधर कटेगा ही नहीं, ठीक है। ये रहा आंख इधर, और ये आंखों के ऊपर इधर आ रहा है, ये कटेगा ही नहीं। तो इसका फाइनल इमेज जो बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, इस डिस्टेंस पे, जिसको कि क्या बोलोगे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या समझते जा रहे हो क्या यार बच्चों? हाँ जी सर, ये तो बहुत आसान तरीके से आपने बना दिया है। आपने दो केस भी बिल्कुल उसी तरीके से समझाए हैं। एक तो फिक्स है भाई कि ये एक जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और वो कहाँ पे है, डी पे है, तब जो इमेज बनाया है ये तो फिक्स डिस्टेंस है सर, इसको आपने अल्फा का नाम दे के रखा हुआ है। फिर से वही वाला पहला वाला केस, जब एकदम से ऑब्जेक्ट अनएडेड आई, ये क्या है, अनएडेड आई, ये क्या है, अनएडेड आई पे को ऊपर ये वाला चीज तो हमें tan अल्फा का वैल्यू हमें पता होता है, यस, अल्फा इज इक्वल टू कितना, tan थीटा p बाय b h बाय d, ये तो हमें पता है सर अल्फा। अब मैग्निफिकेशन इस केस में भी दो बार निकालोगे, यस, कौन कौन सा निकालोगे बेटा? सर इस बार का जो नेट मैग्निफिकेशन होगा वो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस होगा। हाँ बिल्कुल, इस बार का मैग्निफिकेशन ऐसा होगा, और वही कहानी फिर से रिपीट होगा। तो एक बार मैग्निफिकेशन इसका निकालता हूं मैं, मान लेता हूं ये एक नया हाइट है, हाइट का तो नहीं आइडिया है, तो ले लेता हूं ये h डैश है, ये h डैश है, ये h है, हाँ। और दूसरी बार मैग्निफिकेशन ये देगा जब ये यूई पे रहेगा और ये डी पे रहेगा, हाँ। तो मैं लिखता हूं द नेट मैग्निफिकेशन इन दिस सिचुएशन फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज गिवन बाय MO इंटू ME, ठीक है, ठीक है। नेट मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय MO इंटू ME। और इस चीज को मैं बिना बताए एक और चीज मैं लिख सकता हूं यहां पे, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मैग्निफिकेशन, क्या है, visual angle made by the image on the final image, visual angle made by the final image, visual angle made by the final image, visual angle made by the final image। बोलो बेटा, यस आ गया सर। क्या है डेफिनेशन, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन द एडेड आई। लेकिन यहां दो लेंस है तो फाइनल इमेज, दो लेंस है तो फाइनल इमेज ऑन द एडेड आई, मतलब लेंस वाला आई है ना, माइक्रोस्कोप वाला आई, यस। और ये एंगल सबटेंडेड ऑन द नेकेड आई, ये तो वही है, हाँ। लेकिन ये चेंज हो गया, हाँ, इसमें दो आ गया तो क्या वर्ड यूज हो गया, फाइनल, हाँ। तो इस बार मैग्निफिकेशन क्या होगा बेटा? सर इस बार मैग्निफिकेशन फिर से दो केस में होगा, एक तो बीटा और दूसरा अल्फा। हाँ बेटा बिल्कुल सही बोल दिया है तुमने, बिल्कुल सही बोल दिया है तुमने। तो बीटा बाय अल्फा निकालना है, हाँ। तो बीटा क्या होगा, बीटा देखो क्या होगा, बीटा तो सर यही होगा ना जब इमेज, फाइनल इमेज, ये फाइनल इमेज एडेड आई पे क्या बनाया है, हम मान के चलते हैं कि आंख जो है वो बिल्कुल नियर टू द लेंस होता है। ये हमेशा एक अजम्पशन होता है यार बच्चों, ये एक अजम्पशन होता है, जरा सुनना, तो इसमें भी बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है। एक अजम्पशन है कि आई इज नियर टू द लेंस, हमेशा ये लाइन यूज करेगा वो, तो आंख हमेशा यहां पे है, ऐसा हम मान के चलते हैं, राइट। तो आंखों के ऊपर जो एडेड आई में ये फाइनल इमेज ने जो एंगल बनाया, क्या वो यही एंगल है, देखो तो, हाँ सर यही एंगल है। क्या वो यही एंगल है, देखो तो, हाँ सर वही एंगल है। दिस एंगल इज कॉल्ड बीटा। अच्छा, तो अब देखो तो ऐसे सिचुएशन में व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की बात हो रही है क्या, हाँ। या फिर अगर ये इन्फिनिटी पे ही बनाता तो हम क्या करते, ये दो रे को पैरेलल निकाल देते। अगर ये इन्फिनिटी पे बनाता तो क्या करते, इसको थोड़ा सा टिल्ट करते और इन दोनों को पैरेलल बनाते, बोलते कि इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। दो केस बनता, क्या उस केस में भी मैं बीटा ही बोल सकता था, यस। लेकिन वैसे केस में ये यूई को क्या बोलना चाहिए था, बताना तो। जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन जाए तो यूई को क्या बोलना चाहिए मुझे, यूई को क्या बोलना चाहिए मुझे, अरे एफ ई बेटा। अगर इसके फोकल प्लेन पे रखोगे तभी तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, हाँ सर। यानी कि यहां से भी आपने दो केस बनाया, जिसमें एक केस का फोटो आप नहीं बना रहे हो, आप ये बता रहे हो कि जब फाइनल इमेज आईपीस के द्वारा इन्फिनिटी पे बनेगा, वैसे सिचुएशन में
जो ऑब्जेक्ट की ये यूई दूरी है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, एफई से, क्योंकि इसके फोकल प्लेन में रखोगे तब इमेज इन्फिनेटिव पे बनेगा। लेकिन एक नया सिचुएशन जिसमें कि ऑब्जेक्ट की दूरी अगर कोई भी अलग दूरी है यूई, वैसे केस में फाइनल डिस्टेंस जो होगा वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन होगा। यानी कि इसमें भी दो केस बना रहे हो आप, यस, एक का डायग्राम नहीं बना रहे हो आप। हाँ, कौन सा, जब इन्फिनेटिव पे बन रहा है। लेकिन क्या मैं ये तो लिख सकता हूं ना यार कि tan बीटा इज अगेन इक्वल टू बीटा, और tan थीटा इसमें लगाऊंगा तो लिखूंगा p बाय बी। हाँ, p का वैल्यू कितना h डैश, b का वैल्यू कितना ue। तो क्या मैं लिखूं यहां पे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन tan बीटा, यहां पे देखो तो ऐसे tan बीटा इज इक्विवेलेंट टू बीटा इज इक्वल टू tan थीटा p बाई, तो p क्या है, h डैश बाय ue। हाँ, और अल्फा का वैल्यू मेरे पास है कितना, h बाय डी। हाँ, तो ऐसे सिचुएशन में जब तुम मैग्निफिकेशन लिखोगे किसका, इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इन जनरल, तो क्या लिखोगे जरा देखना। तो बीटा बाय अल्फा, बीटा का वैल्यू क्या है, h डैश बाय यूई, और अल्फा का वैल्यू कितना है, डिवाइडेड बाय h बाय डी। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, h डैश बाय h, ये d ऊपर गया, हाँ, इंटू डी बाई यूई। हाँ, यह है मैग्निफिकेशन, यस। जरा देखना अब जरा देखना, तो अब मैं इस लेंस को यूज करता हूं, देखो इस लेंस को, सिर्फ इस लेंस को ध्यान देता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, ये इमेज का डिस्टेंस और ये ऑब्जेक्ट का। तो मैं अगर बोलूं एमओ, मैं बोलूं मैग्निफिकेशन, ऐसे केस में एमओ के बारे में बात करता हूं, इसका मैग्निफिकेशन लिखता हूं। तो क्या मैं लिखूंगा, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ, यस, बिल्कुल लिखूंगा। तो देखो तो थोड़ा ध्यान से, मैं क्या इसको लिखूं, MO इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ, हाइट ऑफ इमेज कितना है, माइनस ऑफ h डैश है, क्योंकि नीचे है, साइन कन्वेंशन का यूज करूंगा। अच्छा, एक चीज और, रुक जाओ, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और लेंस के केस में मैग्निफिकेशन क्या होता है, v बाय u। हाँ, v बाई यू होता है सर, v बाई यू, याद आ रहा है, लेंस के केस में मैग्निफिकेशन v बाई यू और मिरर के केस में माइनस v बाई यू। हाँ, तो hi का वैल्यू रखो तो यहाँ पे बेटा, hi का वैल्यू कितना है, नीचे है, देखो नीचे है, तो ये माइनस h डैश, और ये ऊपर है तो प्लस h डैश। तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस h डैश बाय प्लस h इज इक्वल टू v। v का वैल्यू क्या लिखोगे आप, v क्या है इसका सर, v क्या है, ये वाला डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव ने जहां पे इमेज बनाया, VO लिख सकता हूं क्या, हाँ, लेकिन क्या ये पॉजिटिव है, यस, तो पॉजिटिव VO। हाँ, और ये क्या लिखूंगा, माइनस VO, तो लिखूंगा पॉजिटिव VO बाय माइनस UO। तो ये माइनस और ये माइनस निकल गया, फाइनली h डैश बाय h का वैल्यू क्या आया भाई, VO बाय UO। क्या यहां से हमें दिख रहा है कि अगर मैं इसे मान लूं फ्रॉम इक्वेशन ए, तो मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप फ्रॉम इक्वेशन ए, जरा ध्यान देना भाई, जरा ध्यान देना, फ्रॉम इक्वेशन ए मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज गिवन बाय, जरा ध्यान देना बेटा, क्या लिखूं मैं, m इज इक्वल टू h डैश बाय h इंटू डी बाय यूई, यही तो लिखा है। अरे इक्वेशन ए क्या है, h डैश बाय h इंटू डी बाय यूई, यस, h डैश बाय h इज h डैश बाय h इंटू डी बाय यूई, यस। तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या लिखोगे, h डैश बाय h, उसका वैल्यू क्या आया भाई, VO बाय UO, क्या आया भाई, VO बाय UO, यस। तो लिखो VO बाय UO, और ये क्या है, D बाय UE। जरा देखना, मजा आएगा जीवन में। सर ये तो मैग्निफिकेशन आपका आ चुका है, किसका, ऑब्जेक्टिव का, और ये मैग्निफिकेशन आ चुका है आईपीस का, क्योंकि फाइनली ये वही तो बता रहा है कि ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसका, और इसके लिए इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
तो इसका मैग्निफिकेशन इसका, यस, इसीलिए मैंने तुम्हें बोला कि यहाँ पे कि ये MO ही है। पहले ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन है ना VO by UO, एंड आईपीस का मैग्निफिकेशन उसका फाइनल इमेज कहां पे बना था, D पे, और ये क्या है UE पे। तो इन जनरल भी हमें पता चला कि मैग्निफिकेशन जो है वो MO into ME के बराबर है। इसलिए मैंने लिखा था मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैन बी गिवन एज MO into ME। यस सर। और अब ध्यान देना, मजा आएगा। अब यहां पे फिर से केस 1 और केस 2। हाँ, केस 1 क्या, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटिव, यस, यानी कि इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटिव, v इज इक्वल टू इन्फिनिटिव लिख देता हूं, कोई दिक्कत। ऐसे केस में तुम्हें पता है कि ये जो होगा d और ये UE नहीं होके UE क्या हो जाएगा, FE के बराबर। तो ऐसे केस में जो मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होगा भाई, मैग्निफिकेशन क्या होगा, VO by UE, VO into D by FE, क्योंकि वैसे केस में जब ये UE फोकल प्लेन पे डिस्टेंस होगा तभी इन्फिनिटिव पे जाएगा। पक्का? अरे आया समझ में? पहला केस क्या है, इमेज इन्फिनिटिव पे, इमेज इन्फिनिटिव पे हो मतलब आईपीस ने फाइनल इमेज बनाया, तो आईपीस के फोकल लेंथ पे होना चाहिए ऑब्जेक्ट को, तब इमेज बनेगा इन्फिनिटिव पे, तो इसीलिए FE लिखा। हाँ सर। और केस 2 में क्या फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। हाँ, तो यार ये तो यही केस हो गया। कौन सा केस सर, ये सिंपल माइक्रोस्कोप वाला। हाँ, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, है ना। हाँ, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस UE, हाँ, क्योंकि आईपीस बनाया UE और ये D। हाँ, ऐसे केस में यार D by UE का वैल्यू क्या आया है, D by UE का वैल्यू क्या आया है, ये तो सर आया 1 plus D by FE। हाँ जी, तो वहां पे क्या होगा 1 plus D by FE, क्योंकि आईपीस ने बनाया फाइनल इमेज। ओके, तो ये हमने दोनों मैग्निफिकेशन तुम्हें समझाया कि किस तरीके से केस 1 में व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटिव, और केस 2 व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन D, और इन दिस सिचुएशन the magnification is given by VO by UO into 1 plus D by FE। क्या ये चीज तुम्हें मजा दे रहा है या नहीं दे रहा है यार बच्चों? क्या ये चीज सबका फील आ रहा है या नहीं आ रहा है तुम्हें? तो अब बेटा इसका और भी एक्सप्लेनेशन है, अभी बहुत एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अब बोलते बोलते थक गया हूं मैं आज, तो अभी और एक और लेक्चर दूंगा, लेकिन ये लेक्चर के बाद फिर से लेक्चर आएगा बेटा, और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। अभी ये सारा कुछ खत्म नहीं हुआ है ना, ये सारा कुछ खत्म नहीं हुआ है अभी, ये सारा कुछ खत्म अभी नहीं हुआ है। अभी आपको दोबारा से इसका कुछ केसेस वगैरह बताऊंगा और न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। ये थ्योरीज तुम्हारे दिमाग में आज के बाद से एकदम सेट हो जाना चाहिए कि सर 3 चीज में ही डील करना होता है, एक ऑब्जेक्ट है और वो D पे है अनएडेड आई में, एक एडेड आई आ गया मतलब लेंस वेंस वगैरह लगाया, और उसका जो इमेज बना वो फाइनली इन्फिनिटिव पे बना है, और एक जो बना है वो फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पे बना है। ये 3 स्टेप तुम ध्यान रखोगे, और जो फाइनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला रखा वो ध्यान रखोगे, और जितने स्टेप सिखाए वो ध्यान रखोगे, फिर देखना तुमसे कैसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है बेटा, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो एक बार इनको अच्छे तरीके से अपने दिमाग में ग्रैस्प करो, थोड़ा समय लगता है, लेकिन आज के दिन में एकदम लेंस तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, माइक्रोस्कोप क्लियर हो जाएगा बेटा, अगर तुम रियल में एक एक चीज को देख लोगे तो। ये मेरा एकदम वादा है तुमसे। और अभी मैं 5, 7, 10 क्वेश्चन कराऊंगा, 3, 4, 5 क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होता है, लेकिन सारे वेरिएशंस कराऊंगा ताकि तुम्हें एकदम कॉन्फिडेंस आ जाए, राइट। ओके बच्चा लोग, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय बेटा लोग, बाय बाय बच्चा लोग।